हेलो डियर स्टूडेंट, अनंतम चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का इतिहास, पार्ट फर्स्ट, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। पिछली क्लास में हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसकी नगर नियोजन के बारे में पढ़ा। उस समय के स्नानागार, अन्नागार के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम करेंगे उसके आगे का अध्ययन करेंगे, विशाल जलाशय और स्टेडियम। जब सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन हुआ तो जैसे कि 16 छोटे बड़े जो जलाशय है, तालाब है, वो वहाँ से मिले। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो धोलावीरा उत्खनन, जो धोलावीरा स्थान है, वहाँ से क्या मिले? 16 छोटे बड़े जलाशय मिले, जिनमें तत्काल जल संग्रहण की जो जानकारी है। भाई उस समय क्या है, जल संग्रहण का जो अपन को जो जानकारी है, उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी जल संग्रहण करने की, उसका हमें पता लगा। तो उस समय जल संग्रहण किसकी व्यवस्था क्या हुआ करती थी, जल को संग्रह करके कैसे रखा जाता था, ठीक है ना। तो जो 16 छोटे बड़े जो जलाशय मिले धोलावीरा से, तो उनसे क्या है कि उस समय की जल संग्रहण की हमें जानकारी मिलती है, जल संग्रहण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसके अलावा वहाँ पे एक स्टेडियम भी मिला। वो भी कहाँ से मिला? धोलावीरा से मिला। तो स्टेडियम का जो आकार था वो 283 इंटू 45 मीटर थी। उस स्टेडियम की क्या थी? साइज थी। स्टेडियम के चारों तरफ क्या थे? दर्शकों को बैठने के लिए सोपान बने हुए थे। एक समारोह स्थल भी वहाँ से मिला, जो कि क्या है कि दुर्ग की दीवार से जुड़ा हुआ था, और उसकी चौड़ाई कम से कम 12 मीटर थी। अगली विशेषता पढ़ते हैं स्टूडेंट, विशाल गोदीवाड़ा। जो नगर यहाँ की जो एक विशेषता थी, विशाल गोदीवाड़ा, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल, गुजरात से। अगली विशेषता गोदीवाड़ा, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल, गुजरात से प्राप्त हुआ था। यह पक्की ईंटों का बना हुआ एक ढांचा था, जिसके चारों तरफ पक्की ईंटें लगी हुई थी। पुराविद एस राव ने इसे क्या कहा गया है, क्या बताया? भाई गोदीवाड़ा या डाकयार्ड मतलब बंदरगाह का एक महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। भाई बंदरगाह है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये हो सकता था उस समय। तो क्या है कि ये इस तरह से बना हुआ था कि जैसे ये नदी बहती थी, इस तरह से रावी नदी बहती थी, और यहाँ पे ही ये सभ्यता जो थी विकसित थी। तो सभ्यता विकसित थी। तो ये नदी का जो पानी है वो इस तरह से बन के यहाँ पे ये गोदीवाड़ा बना हुआ था। यहाँ पे क्या है, जो कोई भी जो जहाज़ थे वो यहीं से ही जाते थे, और यहीं से कोई जहाज़ आते थे जो यहाँ पे आके जहाज़ों को खड़ा किया जाता था। तो इस तरह से गोदीवाड़ा बना हुआ था। ये जो चारों तरफ पक्की ईंटों से बना हुआ था। तो पढ़ते इसके बारे में भी, पक्की ईंटों का ढांचा था। पुराविद एस राव ने गोदीवाड़ा या डाकयार्ड के रूप में पहचाना, जो कि एक बंदरगाह का हिस्सा था। वर्तमान में इसकी गहराई 3.3 मीटर है, ठीक है। उस समय ये ज़्यादा गहरा होगा। अभी क्या है कि जब इसकी खुदाई हुई तो ये कितना मतलब गहरा निकला? 3.3 मीटर ये गहरा निकला। औसतन जिसका आकार है 214 फीट तो लंबा, जो 214 मीटर तो लंबा और 36 मीटर चौड़ा था। 12 मीटर का इसका क्या था? प्रवेश द्वार था। जो इसका जो प्रवेश द्वार था ये वाला, ये कितना मीटर चौड़ा था? 12 मीटर का था। जहाँ से क्या जहाज़ों का आना जाना रहता था। वे प्रवेश द्वार से क्या थे? जहाज आते थे जाते थे। प्रवेश द्वार भोगवा नदी, जो ये नदी बहती थी वो कौन सी नदी थी? भोगवा नदी, जो कि गुजरात में स्थित है। तो जो प्रवेश द्वार है वो भोगवा नदी से जुड़ा होता था। यह डाकयार्ड वर्तमान में जो विशाखापट्टनम में बना हुआ डाकयार्ड है, मतलब वर्तमान में जो विशाखापट्टनम में कोई डाकयार्ड बना हुआ है, तो उस डाकयार्ड से भी क्या था? उस समय का जो डाकयार्ड था वो वर्तमान में विशाखापट्टनम से भी बड़ा डाकयार्ड था। अगली विशेषता पढ़ते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की कला, लिपि और विज्ञान। तो उस समय किस प्रकार की कला थी, किस तरह की लिपि थी, और विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं कि उस समय क्या है कि लोगों को कितना ज्ञान था। तो कला में पढ़ते हैं तो देखो, बेल आकृति जब खुदाई हुई तो उस समय बेल की आकृति मिली। नर्तक की कांस्य की मूर्ति और मुहर पर स्वास्तिक
जानते हो, इस तरह का होता है, सॉरी इस तरह का बना होता है, जिसको हम क्या है कि एक शुद्ध चिन्ह मानते हैं और पूजा के टाइम पे इसको बनाना मतलब एक अच्छा मुहूर्त समझते हैं। तो बेल की आकृति, नर्तक की कांस्य की मूर्ति, मुहर पर स्वास्तिक का निशान। सेल खड़ी की योगी की मूर्ति मिली, खुदाई के दौरान क्या मिली? सेल खड़ी की योगी की मूर्ति मिली। सेल खड़ी होता है उस समय चूना पत्थर टाइप का कोई मतलब पाउडर होता था, तो उससे क्या है कि उसको जब पानी मिला के उससे उसकी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। आज का पीओपी की तरह होता था, जैसे आज अपन पीओपी की मूर्तियाँ बनाते हैं उस तरह से ही वो होता था। कांस्य मतलब कांसा, मिट्टी की नर्तकी की मूर्ति। अब मूर्ति की ऊंचाई देखें तो मतलब उस समय जो मूर्तियाँ खुदाई में मिली है उसकी ऊंचाई 11.5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो जब ये और मृण मूर्तियों का मतलब मिट्टियों की मूर्तियों का विशाल भंडार वहाँ पे मिला, तो इससे अपन कह सकते हैं कि उस समय जो मूर्ति कला थी वो विकसित थी। मतलब लोगों को मूर्ति कला का अच्छा ज्ञान था उस समय की। क्या है कि इतनी मतलब बेल के आकृति की मूर्तियाँ मिली, नर्तक की मूर्तियाँ मिली, योगी की मूर्ति मिली, तो लोग क्या है कि एक तरह से मतलब अपने भाव को मूर्ति बनाकर व्यक्त करते थे। मतलब क्या है कि जो चीज़ वो देखते थे उस समय की, वही वो क्या करते थे मूर्तियों में बनाते थे। जैसे आपको मैं बुक्स में दिखाऊं, ये रहा बुक्स में ये जो मूर्ति बनी हुई है, मरण मूर्ति बनी हुई है। ये जो बेल की आकृति बनी हुई है मोहर पे, ये बेल की आकृति बनी हुई है, ठीक है, और ये मरण मूर्ति बनी हुई है। कुबरदाल बेल की मूर्ति, मुहरों पर चित्र अंकित। मतलब मुहरों पर भी क्या थे, जो मोहरें होती थी वहाँ पे, ठीक है ना, उस समय जो मोहरें थी, जो मोहरे यूज में लेते थे वो, उन पर भी क्या अंकित थे, चित्र अंकित थे। मोहर के अग्रभाग पर पशु के चित्र। अब पशु उनका प्रतीक चिन्ह होता होगा उस समय, या तो उनसे धर्म से रिलेटेड होता होगा या उनसे व्यापार से रिलेटेड कोई पशु चिन्ह होता होगा, ठीक है ना। तो उस वजह से क्या है कि मोहरों पर क्या है कि अग्रभाग पर पशु का चित्र अंकित होता था और पीछे एक गुंडी लगी होती थी, जिससे क्या है कि उस मोहर को कहीं रखने में, टांगने में उसको प्रॉब्लम नहीं होती थी, एक जगह रखने में टांग के रखा जाता होगा। लिपि, तो लिपि अपनी लिए तो अपठनीय थी, लेकिन उस समय जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। मुहरों पर भी क्या अभी तक मतलब 2500 लेख उपलब्ध हो चुके हैं। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी लिपि आज तक पढ़ी तो नहीं जा सकी, लेकिन जो मुहरों पे जो लेख लिखे थे वो 2500 तो लेख उपलब्ध हो चुके हैं। लेकिन 17 अक्षर का सबसे लंबा जो लेख है, जो सबसे लंबा और सबसे बड़ा जो लेख है वो कहाँ से मिला? धोलावीरा से। मतलब जो 17 अक्षर थे उसमें एक ऐसी प्लेट मिली, इस तरह की कोई ऐसी प्लेट थी इस साइज की, उस पर बहुत बड़ा लेख लिखा होता है इस तरह से कुछ भी लिखा हो, वो एक पूरी प्लेट थी। अब वो ऐसा हो सकता है कि किसी भी मतलब नगर का प्रवेश द्वार हो, ठीक है ना, या किसी भी कोई स्कूल का कार्यालय का कोई बोर्ड हो, तो उस तरह से वो एक जो सबसे बड़ा जो लेख मिला है वो कहाँ से मिला है? धोलावीरा से मिला है। इस सभ्यता में गणित की संख्याओं के लिए भी क्या थे? प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। देखो लेख जो मिला था सबसे लंबा वो इस तरह का था, जैसे मैंने आपको बताया भी, इस तरह से को प्लेट मिली थी। तो जैसे इस बुक्स में देखो आप, जो ये लेख बना हुआ है एक तरह से पूरा, ये इस तरह से पूरा लेख मिला है। ये जो लेख मिला है वो कहाँ से मिला है? धोलावीरा से मिला है, ठीक है ना। इसके आगे पढ़ते हैं हम, अगला पढ़ते हैं कि अंक गणित से भी वो लोग क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रचलित थे। मतलब जोड़ना घटाना, ठीक है ना, क्योंकि व्यापार करते थे तो उन लोगों को इनका तो ज्ञान था अंक गणित का भी, घटाना, जोड़ना, भाग देना, इनका उनको क्या था? ज्ञान था। कालीबंगा व लोथल से बालक की खोपड़ी पर 6 छेद, जिसमें कुछ भरे हुए प्रतीत हुए के अवशेष भी मिले। मतलब कालीबंगा लोथल से क्या है कि बच्चे की खोपड़ी मिली, उसमें क्या थे? 6 उसमें छेद हो रखे थे, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, कुछ छेद ऐसे थे जो भरे हुए थे। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि उस समय उस खोपड़ी की क्या की हुई, उन्होंने शल्य चिकित्सा, मतलब जो ऑपरेशन होते हैं आज के ज़माने में उस तरह से ही उस खोपड़ी की शल्य चिकित्सा की हुई होगी। तो क्या है कि उस समय, इस समय क्या पता लगता है कि उस समय के लोगों को चिकित्सा का भी ज्ञान था, मतलब शल्य चिकित्सा भी उस समय के लोग करते थे। उसके अलावा धातु विज्ञान से भी वो परिचित थे। इनके पास धातु ढलाई करके उपकरण बनाने की विधि थी। जैसे अपन ने पढ़ा था कांसे की मूर्ति, ठीक है ना, औजार, ठीक है ना, कांसे के बने हुए औजार, ठीक है। तो इस वजह से कि अब देखो उस समय के रथ भी मिले हमें, पहिए वगैरह, रथ के पहिए वगैरह मिले। तो क्यों भाई, अगर मान लो अपन लोहे का कोई आइटम बनाएंगे, लोहे की कोई वस्तु बनाएंगे, तो लोहे को पिघला के तो बनाएंगे।
तो उस समय क्या था, लोगों के पास क्या है कि लोहे को पिघलाने की टेक्निक थी, ठीक है ना। और कांसा क्या होता है, दो धातुओं को मिला के, तांबे को और शीशे को मिला के क्या बनाया जाता है, कांसा बनाया जाता है। तो तांबे को शीशे को कब मिलाया जाता है, जब दोनों को उच्च तापमान पर पिघलाया जाए। तो कांसा कब बनेगा, जब दो धातुओं को मिलाया जाएगा। तो ये टेक्निक भी उस समय उन लोगों के पास थी। तो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया, कांसे की मूर्ति मिली, तो कांसे की मूर्ति, कांसा बना बनाया तो मिलता है नहीं, भाई ज़मीन से निकलता है, तो बना बनाया दो तैयार कांसा तो आता नहीं है। तो वो क्या करते, उस समय क्या था कि उन्होंने तांबे को और मतलब इसका मतलब क्या, तांबे को और शीशे को मिला के कांसा तैयार किया और उसकी उन्होंने क्या बनाई, मूर्ति बनाई। उस समय क्या था कि उनके पास धातु विज्ञान से भी वो लोग परिचित थे। तो देखो, मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तक की मूर्ति और देवाबाद से रथ मिला लोहे का। तो इसका मतलब क्या है कि उस समय के लोग क्या थे, धातु विज्ञान से भी परिचित थे, ठीक है ना। मतलब लोहे को या धातु को ढलाई करके उनको पिघला के वो अलग अलग उपकरण बनाने में सक्षम थे। मिट्टी के बर्तन कुम्हार की चौक पे बनाए जाते। चौक होता था इस तरह का एक गोलाकार, मतलब होता है, जो आजकल तो क्या है कि सब मिट्टी के बर्तन, आजकल तो मोटर वोटर लग जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगी थी, उससे घूमता है। पहले चौक था, उसको डंडे से घुमाया जाता था, जब ये घूमता था उसके पीछे मिट्टी रखी जाती थी और उससे क्या बनाया जाता था, बर्तन बनाया जाता था। फिर उसको आग पे पकाया जाता था। तो देखो, तो मिट्टी के जो बर्तन थे कुम्हार की चौक पर बनाए जाते थे। कच्चे बर्तनों को पकाने के लिए 2.1 मीटर की भट्टियों के भी अवशेष मिले। मतलब वहाँ पे क्या, बर्तनों को पकाने के लिए जो कुम्हार भट्टी का इस्तेमाल करते थे ना, उन भट्टियों के भी क्या मिले, उनको अवशेष मिले। और पकाने के बाद अवशेष मिले, पकाने के बाद में उनको गेरू रंग से उसका कलर किया जाता था। उन बर्तनों पर क्या किया, गेरू रंग किया जाता था। उसके बाद काले रंग से उन पर क्या बनाई जाती थी, डिजाइन बनाई जाती थी। अगली विशेषता पड़ता है आर्थिक उपलब्धियाँ। अगली विशेषता पढ़ते हैं आर्थिक उपलब्धियाँ। तो आर्थिक उपलब्धि में क्या है, अर्थ का मतलब होता है, आर्थिक का मतलब होता है कि मतलब एक अपने इनकम को लेके, ठीक है ना, विकास को लेके। तो अब हमेशा राज्य का विकास कब होता है, जब वहाँ की जो किसान है वहाँ की फसल अच्छी होती है, ठीक है ना, उद्योग धंधे बढ़िया चलते हैं, है ना, आसपास के राज्यों से या बाहर से उसका जो मतलब व्यापार है अच्छी तरह चले, तो वही तो आर्थिक व्यवस्था होती है, आर्थिक उपलब्धियाँ होती है। तो उस समय उन्नत कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, आंतरिक और बाह्य व्यापार के भी मतलब जो बाहरी व्यापार थे उनके भी प्रमाण मिले हैं। घोड़े से परिचित थे उस समय के लोग। सुरकोटड़ा व रण गुंडई से जो घोड़े के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा एस.आर. राव के अनुसार रंगपुर व लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है। अब घोड़े से और आर्थिक उपलब्धि से क्या फ़र्क है, तो भाई जैसे कि बंदरगाह के अवशेष मिले, ठीक है ना, बंदरगाह के अवशेष मिले, तो ठीक है, जहाज़ से अगर मान लो कि ये ज़मीन है, ये पूरा जल स्थल है, अब जहाज़ से माल यहाँ तो आएगा, अब यहाँ से जहाज़ थोड़ी लेके जाएगा, यहाँ से ले जाने के लिए कोई गाड़ी चाहिए ना अपने को। तो उस समय तो इस तरह के जो ट्रक वगैरह चलते नहीं थे, तो घोड़े गाड़ी का उपयोग करते थे वो लोग। तो घोड़े पे लाद के सामान को लेके जाते थे। तो मतलब क्या था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को या लोगों को एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए घोड़े का उपयोग करते थे वो लोग। तो डॉक्टर V.S. वाणाकंड के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर अनेक स्थानों से घोड़े की अस्थियाँ भी मिली है, ठीक है। तो इस समय क्या है, उस समय जो आर्थिक उपलब्धि थी वो भी अच्छी थी, मतलब अच्छी फसल होती थी, लोग पशुपालन करते थे, उद्योग धंधे भी करते थे, आंतरिक और बाह्य व्यापार भी उनमें चलता था। घोड़े से परिचित थे, इसलिए मतलब व्यापारिक जो संसाधन है, मतलब वो व्यापारिक क्या, जैसे कि परिवहन संसाधन है, वो भी उनका अच्छा था। माल को लाने ले जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वो मतलब घोड़े का सहारा लेते थे, घोड़ा गाड़ी का भी उपयोग करते थे। रथ में भी घोड़े को काम में लेते थे। रथ के भी तो साक्ष्य मिले, अभी अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, रथ के भी मतलब अपने को साक्ष्य मिले, ठीक है ना। जो अपने पढ़ा था भी, धातु से भी वो क्या थे, परिचित थे धातु विज्ञान से, तो उन्हें एक रथ मिला। तो मतलब रथ में भी घोड़ा लगा के वो एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने का उसका उपयोग करते थे। तो आर्थिक उपलब्धियों में बस इतना ही कि उन्नत कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, आंतरिक और बाह्य व्यापार के प्रमाण मिले। इसके अलावा घोड़े से परिचित थे वो। सुरकोटला रणदुर्ग से घोड़े के साक्ष्य मिले। इसके अलावा एस.आर. राव के अनुसार रंगपुर और लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है। और सरस्वती की नदी के किनारे जो V.S. वाकण करते हैं, इन्होंने क्या है कि वो यात्रा की थी, सरस्वती नदी की यात्रा की थी, इस मतलब सभ्यताओं को देखने के लिए, सभ्यता का रिसर्च करने, इस सभ्यता पर रिसर्च करने के लिए। तो 400 किलोमीटर की इन्होंने क्या की थी, यात्रा की थी। तो इस वजह से क्या है कि जो घोड़े की अस्थियों के प्रमाण इनको वहाँ पे आसपास मिले।
ठीक है ना। अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे जो उन्नत कृषि के बारे में पढ़ेंगे, उद्योग धंधों के बारे में पढ़ेंगे, जो अपने एक पढ़े पशुपालन के, उद्योग धंधे, उन्नत कृषि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम इसके जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, ठीक है ना, राजनीतिक जीवन उस समय जो शासन किस प्रकार का था, किस प्रकार की नगर पालिका हुआ करती थी, किस तरह से राजा का चयन किया होता था, ये पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।